हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 8। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चन के थ्रू, तो अब ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये वाली सीरीज़ बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी बिगिनर लेवल के हैं, तो और जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है क्योंकि पेपर पास ही है, काफ़ी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होने वाला है। और जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं और रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि रिवीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है मैथ में, बच्चे दोबारा से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने लग जाते हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो वो वाले स्टूडेंट्स भी इस सीरीज़ के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन केस अगर आपको पीडीएफ की नीड है और आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप पीडीएफ से देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500 मार्क का एग्जामिनेशन है। बोल रहा है ए ने 25% मोर मार्क्स स्कोर किए हैं बी से। बी स्कोर्ड 60% मोर मार्क्स देन सी, ठीक है। सी स्कोर्ड 20% लेस मार्क्स देन डी, ठीक है। इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, ए के मार्क्स बता दिए गए हैं आपको। देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, डी के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो ए के मार्क्स तो आपको पता चल गए। अगर आपको 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन है तो 80% अगर आएंगे तो कितने मार्क्स आएंगे? 400। अब देखो कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ए स्कोर्ड 25% ज्यादा देन बी। बी और ए में क्या रिलेशन दिया हुआ है? अगर बी 100 मार्क्स लाता तो ए 125 लाता, 25% ज्यादा है ना भाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ए के मार्क्स हैं कितने? 400। भाई 5 की वैल्यू 400 दी हुई है हमें, इंटू 80 किया हुआ है तो आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इंटू 80 कर दो, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। फिर बोल रहा है बी ने 60% ज्यादा स्कोर किया है सी से। सी अगर 100 मार्क्स लाता तो बी 160 लाता। काट दो, कितना आ जाएगा? 5:8। अब देखो बी की वैल्यू 320 है, बी ने तो 320 स्कोर किया है तो यानी कि इंटू 40। तो अगर सी के निकालने तो आपको इंटू 40 करना पड़ेगा। 5 चौक 20 यानी कि 200, ठीक है। सी के मार्क्स कितने आ गए? 200। अब बोल रहा है सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी। सी को बोल रहा है कि 20% कम मार्क्स लिए हैं उसने, ठीक है। तो अगर डी 100 लाता तो ये 80 लाता। काट दो, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब आपको पता है सी के मार्क्स हैं 200, यानी कि इंटू 50 किया हुआ है, तो डी के मार्क्स अगर आपको निकालने हैं इंटू 50 कर दोगे यानी कि 250 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है डी की परसेंटेज कितनी है, डी के मार्क्स कितना है? 250। कितने में से आए होंगे? 500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 20 से 20 चलेगी, 5 5 25, 50% स्कोर किया होगा उसने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15, ठीक है। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है डी की, ये आपसे पूछा है, ठीक है। भाई कोई भी नंबर डिवाइड किया गया डी से तो रिमाइंडर बच गया 15। अब आप रिमाइंडर 15 देख के आप क्या बोल सकते हो? अगर रिमाइंडर 15 बच रहा है तो जो डिविडेंड होगा वो 15 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 16 हो सकता है। क्यों? अगर आप किसी से भी डिवाइड करके देख लो, किसी भी नंबर को आप सपोज करो 3 से डिवाइड कर दो, तो आपने कभी रिमाइंडर 5 देखा है क्या? 7 देखा है क्या? नहीं, उसी नंबर से छोटा होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर 15 रिमाइंडर बच रहा है तो नंबर 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। 15 भी नहीं हो सकता है और 15 से नीचे नहीं हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया ये दो नंबर तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास बचे ये दो नंबर। फिर एक कंडीशन बोल रहा है कि 10 टाइम्स ऑफ द सेम, अगर मान लो हमने मान लिया कि 16 वो नंबर था और 15 रिमाइंडर बचा, तो यानी कि 31 डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ बेसिकली डिवाइजर लिखना था, मैंने डिविडेंड लिख दिया गलती से। डिवाइजर है ये, ठीक है। डिवाइजर क्या होगा? 16 हो सकता है। अगर रिमाइंडर 15 बचा हुआ है तो 31 अगर हम नंबर माने और 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 15 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उसका 10 टाइम्स करना है, तो यानी कि 31 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 310। 310 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बच रहा है? रिमाइंडर 6 बच रहा है या नहीं, पहले ये चेक करना। अगर 6 बच जाता है तो यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। 16 एकम 16 करोगे कितना बचेगा? 150, ठीक है।
16 निम्मा 144 हो जाएगा, 144 के बाद 6 बच जाएगा, तो यानी कि 6 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको 16 से डिवाइड करने के बाद 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? बोल रहा है बेसिकली रिमाइंडर 15 बचा है, किसी नंबर को आपने डी से डिवाइड किया। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 15 बच रहा है तो आपका डिवाइजर जो है, जो डिवाइड कर रहे हो जिससे बेसिकली, वो नंबर 15 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 ले लेते हो और 17 को डिवाइड करते हो, 3 पंजे 15, रिमाइंडर बचा 2, क्या इससे नीचे रिमाइंडर आ सकता है? क्या तीन तीन रिमाइंडर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, तो कट जाएगा ना। इसलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। ठीक है, तो डिवाइजर आपका क्या हो सकता है? 16 वैल्यू ले सकता है, लेकिन 15 या 15 से नीचे नहीं ले सकता। तो ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, ये दोनों बच गए। अब हमने लेट कर लिया कि सपोज 16 उसकी वैल्यू थी, तो आपका जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 15 बचने के लिए मिनिमम वैल्यू 31 ली जा सकती है। तो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 15 बच जाएगा। अब हमें बोला गया कि 10 टाइम्स कर दो उस नंबर का, हमने 10 टाइम्स कर दिया, और फिर बोल रहा है रिमाइंडर 6 आना चाहिए। हमने डिवाइड करके देखा रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो यानी कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो नंबर की है वो 16 हो सकती है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। ये देखो बोल रहा है 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट द 20% लॉस। इफ द टोटल प्रॉफिट इतना ऑन होल ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज। अब देखो 1/3 ऑफ द गुड्स की बात यहां कर रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4 गुड्स की यहां बात कर रहा है। लेट करते टाइम क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीपल आप लोगे ताकि आपको 1/3 और 1/4 निकालने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सपोज करो हम 120 आर्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, और उनका रेट भी कितना मान लेते हैं? 120 ही मान लो। ठीक है, आपको बोला 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 इसका निकालोगे तो कितना? 40 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1/3 गुड्स है। फिर बोला 25% गुड्स, 25% का मतलब क्या है? 1/4। इसका 1/4 निकालोगे यानी कि कितना हो जाएगा? ये 25% गुड्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 30 हो जाएगा। और फिर जो रेस्ट बचे हुए हैं, रेस्ट कितना है भाई? टोटल 120 था, 70 यहाँ चला गया तो 50 बचा। ठीक है, अब इसने बोला कि पहले वाले सोल्ड किए गए 15% प्रॉफिट पे, अब 40 पे 15% प्रॉफिट निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे, कितने चला? 2, 5 और 5 थी 15, यानी कि 6। ये 6 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब 30 पे क्या बोल रहा है? वो 20% का प्रॉफिट है। 20 का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 6 का प्रॉफिट यहाँ पे भी आ गया। फिर बोल रहा है 20% का लॉस, यानी कि 1/5, यानी कि 10 रुपए का लॉस, यानी कि -10। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, बेसिकली प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये लॉस दिखा रहा है। तो टोटल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई? 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का लॉस हो गया। 12 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 138.5, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है? 138.50। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स हमने क्या मानी थी? 120। तो 2 की वैल्यू ये है तो 120 की निकाल दो, 138.50 अपॉन 2 तो 120, ये हटा लो। 1 जीरो से ये चली गई, 1 जीरो से ये चली गई, 2 से काटोगे 6 पे चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये पंजे 30, 3 क्या रह गया? 8 6 48, 48 और 3 51, 5 गया, 6 18, 18 5 23, 2 क्या रह गया? 6 कम 6, 6 और 2 8, 8310 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। समझ आया? आगे बढ़े अब। ये देखो बोल रहा है अ सम ऑफ 8,000 रुपीज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू 9261 इन अ सर्टेन टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान रखना, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट? डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 20% करना पड़ेगा हमें यहाँ। टाइम सेम है, टाइम तो निकालेंगे अभी। व्हेन इंटरेस्टेड कंपाउंडेड एनुअली, ये याद रखना, इस बार कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो 10%, 5% कैलकुलेट करोगे आप, हाफ हो जाता है। 8,000 रुपए 9261 रुपए बन रहे हैं। 5% के हिसाब से कैसे बनेंगे? 5% बेसिकली क्या होता है? 5/100 लिखोगे, यानी कि 1/20। अब इसको इस तरीके से भी निकाल सकते, 2 तरीके से बता दूं, ट्री मेथड से भी बता दूं और वैसे भी बता दूंगा। अब देखते हैं कि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 20 से 21 हो रही है वैल्यू, 20 से 21 हो रही है वैल्यू।
और 20 से 21 हो रही है वैल्यू। आपका यहाँ पे नंबर था 8000, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 9261 आएगा, यानी कि 3 साइकिल्स लग रही हैं आपकी। ठीक है, यानी कि 1.5 ईयर्स लग रहे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली था इसलिए 1.5 ईयर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता तो ट्री मेथड से समझो। 8000 आपका प्रिंसिपल था, 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8000 रुपये पे, कितना आएगा? 400 रुपये। ठीक है, फिर सेकंड साइकिल में कितना आएगा? 400 रुपये। आपको टोटल इंटरेस्ट चाहिए कितना? 1261 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए, ध्यान रखना। 8000 से 9261 हो गया है। इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 5% निकालो, कितना हो जाएगा? 20। कितना आया है? 820 ही हुआ है, या तो एक साइकिल और लेनी पड़ेगी, यानी कि एक साइकिल का मतलब 400 रुपये इंटरेस्ट आएगा 8000 का, 400 का आएगा आपके पास 20 और 400 का आएगा आपके पास 20, इसका 5% निकालोगे तो आएगा आपके पास 1। 4 4 8 4 12, 20 40 60, 1260 और 1 ही 61 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 1261, यानी कि 3 साइकिल लग गई, यानी कि 1.5 ईयर्स निकल के आया था। सही है यहाँ पे? क्लियर है? अब आपको बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सेम सम का, यानी कि 8000 का सेम टाइम 1.5 साल के लिए, है ना। डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा कंपाउंडेड एनुअली। अब पहले साल का निकालोगे तो आप 20% के हिसाब से निकालोगे। 20% जब आप निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। पहले साल में 1600 रुपये आ गया। आप सेकंड ईयर में घुसते हैं, सेकंड ईयर तो पूरा नहीं है, आधा है, तो यानी कि क्या होगा? आपका रेट भी आधा हो जाएगा। 10% के हिसाब से निकालोगे तो यानी कि 800 हो जाएगा। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, 1600 का 10% निकालोगे आप 160 हो जाएगा। टोटल कर दो इसका, 16 8 24 25 25 60 आपका आंसर आना चाहिए टोटल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आया? ठीक है, बार बार कभी हाफ ईयरली बोल रहा है, कभी ईयरली बोल रहा है, फिर 1.5 साल का बोल निकालना है, 3 साइकिल्स है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं पे आप कोई वैल्यू गलत उठा लो, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे अभी करंटली इस टाइप का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आ गया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35, which was 2.5 years more than the correct average as there was an error in recording the age of 2 person। एरर आ गया, पहले एवरेज बोल रहा है 2.5 साल ज्यादा आई थी। ठीक है, फिर बोल रहा है दो एरर आ गए, 38.5 और 40 ईयर्स रिकॉर्ड कर ली, जबकि था 29 और 22 ईयर्स। ठीक है, तो हमें ये पता पहले ही बता रहा है वो 2.5 ईयर्स एवरेज बढ़ गई है ना। अब बड़ी होगी क्यों? क्योंकि सम ज्यादा आ गया होगा, है ना। अब सम ज्यादा कैसे आया और कितना आया वो देख लेते हैं। भाई उनकी एज कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए थी? 20 20 40 और 9 और 2 11, 51 आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कितनी लिख ली? 40 50 60 70 78, 78.5 उन्होंने लिख ली, जबकि होनी चाहिए थी क्या? कितनी ज्यादा लिख ली। इनका डिफरेंस देखो कितना है, 0.5 और 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 5 गए 2, 27.5 ज्यादा लिख ली उन्होंने। तो इसकी वजह से क्या हुआ? 2.5 साल एज ज्यादा बढ़ गई। अब 2.5 साल कैसे बढ़ी होगी? एवरेजली सबकी बढ़ी होगी। तो अगर हम 27.5 को अगर आप नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते हो तो आपका पता चलता है कि एवरेज में कितना बढ़ेगा। ठीक है, बताया हुआ ये पहले। तो अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर रख दो। 27.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, 11 आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से ट्रैवल अगर करेगी तो 192 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर एक कंडीशन दी हुई है, पहले उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड मान लो एस थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं किससे? डिस्टेंस ये था और स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर से बढ़ा दी, तो टाइम कितना लगेगा? 2.5 घंटे कम लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2.5 घंटे, यानी कि 5/2। समझ आया भाई इक्वेशन? ये पहले टाइम ले रही थी, ये बाद में टाइम ले रही है। ये कम टाइम ले रही है ना, तो इसलिए माइनस किया मैंने, ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस किया, तो हमें पता चला वो 2.5 घंटे कम ले रही थी, तो 2.5 घंटे की इक्वल रखोगे। अब यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 300 कॉमन ले लो,
ऊपर आएगा S+20 माइनस S अपॉन S इंटू S+20। ठीक है, इधर क्या आएगा 5/2। S से S कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको काट दोगे 6 पे चला जाएगा 60। ठीक है, उसके अलावा क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। S इंटू S+20 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 60 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, 6 दूनी 12 है ना, 1200 और 2 ये मल्टीप्लाई होगा 2400 आ जाएगा, है ना। अब आप S की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हो कि आपका 2400 बन जाए। देखो 10 रखोगे अंदर 30 हो जाएगा तो 300 होता है, यानी कि बहुत छोटा है। 30 रखोगे अंदर 50 हो जाएगा तो 1500 होता है, तो यानी कि 40 रख के देखो, 40 रखोगे अंदर 60 हो जाएगा, 6 चौक 24, 2400 आ गया। तो यानी कि एस की वैल्यू आपने क्या रखी 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी यूजुअल स्पीड आ गई आपकी। ठीक है, उसने बोला 192 किलोमीटर की चलना है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया। कितना आएगा, 4 से काटो 10 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48/10 यानी कि 4.8 आवर्स लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, बोल रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 8%. If D buys it for 248.40, then what is the difference between the loss incurred by A and C? ठीक है, देखते बनाते हैं, पहले रेशियो सबका लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए ने बी को बेचा किस पे, 20% लॉस पे। ए और बी का रेशियो क्या होगा, 20% लॉस का मतलब क्या है, 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में बेची है, लॉस की बात कर रहा है। तो बी और सी में क्या बोल रहा है, 12.5% प्रॉफिट। 12.5 क्या होता है बेसिकली, 1/8। ठीक है, प्रॉफिट में बेचा तो यानी कि 8 की चीज 9 में बेची है। सी और डी में क्या बोल रहा है, 8% लॉस। 8 क्या होता है, 2/25। ठीक है, यानी कि 25 की चीज 23 में बेची है। सबका रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 लिख दो एज इट इज, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पे 25 और 25 लिख दो। ठीक है, सबका लिखो कितना वैल्यू आ रहा है, 8 पंजे 40, 40 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौके 100 यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया, ये 32 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, 5 क्या रह गया, 25 दिया 75 और 5 80। ठीक है, ये 800 हो गया। 9 चौक 36 होता है, 25 से मल्टीप्लाई 25 छिका 150, 15 क्या रह गया, 25 दिया 75, 75 और 15, 75 और 15 हो गया 90, तो 900 ये हो गया। 9 चौक 36, 36 को 23 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 18, 3 3 9 और 1 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 2 828। ठीक है, ये सबका रेशियो बन गया भाई। अब आपसे पूछा है कि डी ने जो बाय किया था ना 248.40, डी ने हमारे अकॉर्डिंग कितने में बाय किया, इतने में, तो यानी कि 828 की वैल्यू कितनी है, 248.40। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी, ए को जितना लॉस हो रहा है और सी को जितना लॉस हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस बताओ। अब देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग ए को लॉस कितने का हुआ है, 200 का हुआ है, सी को लॉस कितने का हुआ है, भाई यहां पर हो रहा है कितने का, यहां पर समझ में आ रहा है 72। ठीक है, 72 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। 900 में से अगर आप 828 माइनस करोगे 72 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। 200 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 128 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 828 की दी हुई है, 128 की निकालनी है, यानी कि 248.40 अपॉन 828 आपको निकालनी है 128 की वैल्यू। ठीक है, डेसिमल हटा दो, 2 0 आ जाएंगी, ये गया इससे। अब किससे चला जाएगा, 12 से जाता हुआ दिख रहा है ना, 12 छिक 72, 10 बचा, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 0 12 सत्ते 84। ठीक है, ये बच गया। अब ये जा रहा है किससे, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 निम 27, 23 से चला जाएगा एग्जैक्टली, 23 तिया 69। ठीक है, अब ये हो जाएगा 128 इंटू 3/10। ठीक है, 8 तिया 24, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3। ठीक है, अपॉन 10 कितना आया 38.4।
कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, समझ में आया? रेशो लिखा है पहले आराम से, फिर जो पूछा है वो निकाला है। पूछा क्या है वो ध्यान से पढ़ना। डिफरेंस पूछा है लॉस का, ए और सी का। ए और सी का पहले लॉस निकालोगे और फिर उन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है ये। ठीक है, समझ आया? आगे देखो, ये देखो बोल रहा है 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, लिखते हैं इक्वेशन। 4 men की बात कर रहा है, 6 वुमेन की बात कर रहा है, इनटू कितने दिन में काम कर रहा है? 5 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया। फिर आगे एक और बात कर रहा है तो वो भी टोटल वर्क निकालते हैं उधर भी। 3 men की बात कर रहा है, 4 वुमेन की बात कर रहा है, 7 दिन में खत्म कर लेते हैं। ये टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क को इक्वल रख दिया, एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि हमें। ठीक है, वैसे तो M1 D1 बाई W1 रखते हो आप, तो W1 तो सेम है दोनों का, तो 1 1 रखने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा। लेकिन बाद में देखो ये क्या बोल रहा है, 2 1 बाई 2 टाइम्स, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 चौक 20 मैन, 6 पंजे 30 वुमेन, 7 21 मैन, प्लस 7 चौक 28 वुमेन। ये इधर जाएगा 2 वुमेन हो जाएंगी, और ये इधर आएगा 1 मैन हो जाएगा। मैन बाय वुमेन का रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। ठीक है, अब लिखते हैं पूछा क्या है। बोल रहा है 25 वुमेन, कितने मैन असिस्ट करेंगे? ठीक है, मैन की एफिशिएंसी है 2, सपोज करो एक्स मैन असिस्ट कर रहा है। ठीक है, 25 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी तो एक ही है, तो 25 ही रहेगा। कितने दिन में काम खत्म करने की बात कर रहा है? 5 दिन में काम खत्म करने की बात कर रहा है। और काम कितना है? 2.5 गुना है, यानी 5/2, यानी कि नीचे आएगा 5/2, 5 और 2 ऊपर चला जाएगा। भाई 5/2 है ना, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। अगर काम सेम होता, नीचे 1 रहता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लिखते नहीं है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो काम था, तो 4 मैन कितने काम कर रहे हैं? 4, एफिशिएंसी 2 है, 4 दूनी 8 हो गया। वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 हो गया, और इंटू 5 हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 4x प्लस 50 इक्वल टू 8 6 14, 14 पंजे 70। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा है अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी? पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल थे जो आजकल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। आज तो सिंपल सिंपल पूछ रहा है, 2 लोगों ने साथ में काम किया, ये अकेला कितने में काम कर देगा? 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, अकेला कितने में काम कर देगा? इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल तो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आते थे पहले, लेकिन आपको आना तो चाहिए पूरा चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा था एरिया ऑफ अ फील्ड इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन इज इतना। एरिया दिया हुआ है, हेक्सागन ये होता है, आपको पता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अगर हम इन सारे डायगोनल्स को मिला देते हैं, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको 6 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 400√3। एक का एरिया कितना आ जाएगा? 400√3। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a²। ये होगा 400√3 के इक्वल। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग क्या होता है? आपको इन सब का लेंथ पता होना चाहिए। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हम ये ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, √3 से √3 कैंसिल हो गया। a² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1600। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40। यानी कि हेक्सागन की साइड कितनी आ गई? 40। हेक्सागन की टोटल साइड कितनी होती है? 6। यानी कि फेंसिंग की लेंथ कितनी हो गई? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 240। किस रेट से दे रहा है वो? 16.80 रुपीज पर मीटर। इतना मीटर हमें फेंसिंग करना है, 1 मीटर की ये दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 240 इंटू 16.80। डेसिमल हटाओगे 2 0 लिख लो, ये इससे गया, ये इससे गया। 168 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आ रही है, एक ही दिखाई दे रहा है, 4032 ये आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो ना, यूनिट डिजिट भी तो देखते चलना होता है। जब साफ साफ दिख रहा है सारी यूनिट डिजिट अलग अलग दी हुई है, तो चेक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखो बोल रहा है टाइम एंड वर्क है फिर से। टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क एक्स इज 40% मोर एफिशिएंट देन वाई। वाई है और एक्स है। अगर वाई 100 काम करता तो 40% मोर है, तो ये एक्स कितना करता है? 140 काम करता है। जेड इज 40% लेस एफिशिएंट देन वाई।
अगर y 100 काम करता है, z 40% कम, यानी कि z की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 60। ठीक है जी, साथ में मिलके काम करते हैं, ये 21 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एफिशिएंसी सिंप्लीफाई कर ले इसको, एक जीरो से ये काट दो, दो से काटोगे 3, 5 और 7, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक है, अब वो 21 दिन में काम खत्म करते हैं मिलके। मिलके काम करते कितना है, 7 और 5 12, 12 और 3 15। 21 दिन में 15 की एफिशिएंसी से कितना काम हो जाएंगे, 15 एकम 15, एक कैरी है, 15 दूनी 30 और एक 31, 315 टोटल वर्क आ गए आपके पास। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, वाई एंड जेड टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज। वाई और जेड मिलके 35 डेज काम करते हैं, है ना। 5 और 3 8, यानी कि 8 की एफिशिएंसी से 35 डेज काम किया जाता है। तो कितने काम कंप्लीट हो गए, 8 पंजे 40, 4 8 3 24, 24 और 4 28, 280 काम खत्म हो गए हैं। 315 में से 280 काम चले गए, 20 यहाँ है, 15 यहाँ है, 35 काम बचे हैं। रिमेनिंग वर्क बच गया। ये बोल रहा है द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए अलोन इज, ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ए आना चाहिए या एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ए गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स लिखो इसको। ठीक है ना, क्योंकि एक्स ही बचा हो ना, जेड और वाई तो हो गए, ए गलती से लिखा गया वो। एक्स कितने दिन में काम खत्म कर देगा भाई, 35 काम बचे हुए हैं। एक्स की एफिशिएंसी है 7, तो यानी कि कितने दिन लगेंगे 5। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया भाई, 3-3 लाइन के क्वेश्चन भी आते थे। अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि लेवल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेवल बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जितने PYQ गए हैं पिछले सालों में, 2020 में, 21 में, 22 23 24 जो भी गए हैं वो इरेलीवेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके का रहेगा और क्वेश्चन की कैटेगरी भी उससे बाहर जाने के चांसेस तो बहुत ही कम है ना। जाएगा तो एक आध क्वेश्चन चला जाएगा, 20-22 क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं। उन पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो वो 1-2 क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7। ठीक है, 5 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए और 7 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए। बिटवीन बोलता तो हम 200 और 800 को इंक्लूड नहीं करते, फ्रॉम बोला है तो 200 और 800 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 200 और 800 की बात कर रहा है। पहले तो 5 से देख लेते हैं, तो 200 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, फिर 205 होगा। अब क्या ऐसे लिखते रहे, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 800 भी डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या होता है, ये एपी बन जाएगी एक तरह की। लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालने हैं तो लास्ट टर्म आपको दी हुई है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या होता है डिफरेंस, पहली और दूसरी टर्म्स में या दूसरी और तीसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, 800, ए की वैल्यू है आपकी 200 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। डिफरेंस कितना है 5। ये इधर जाएगा 600 हो जाएगा, 600 में से 5 डिवाइड करोगे क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी कि 121 टर्म्स हो गई जो एन से डिविजिबल, एन डिविजिबल बेसिकली 5 से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होने वाली 121 टर्म्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम निकालेंगे 7 से डिविजिबल होने वाली टर्म्स। ठीक है, 200 से 800 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स कितनी होंगी। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा, 7 से देखो, 7 दूनी 14, 6 बच गया, अगर 3 होता तो आ जाता, तो यानी कि 203 एक पहला नंबर है जो डिवाइड होगा, फिर 210 होगा। यहां पर आगे देखो, 7 एकम 7, 10 बचा, 7 एकम 7 30 बचा, तो यानी कि 798 वो नंबर है जो आपका डिवाइड होगा। कैलकुलेट करके देख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, तो यानी कि 798 लास्ट नंबर है जो डिवाइड होगा इससे। अब इसके भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म कितना है 798, ए कितना है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, इधर आके माइनस होएगा तो 8 में से 3 गया 5 बचेगा, फिर 9 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 595 हो गया। अपॉन 7 करोगे क्योंकि ये 7 नीचे आ जाएगा, एन माइनस 1 है इधर, 7 8 56, 7 पंजे 35, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 86 आ गया। 7 से डिविजिबल होने वाले 86 नंबर है। अब जो टोटल कितने होंगे, क्या हम इन दोनों को प्लस कर दें। अब जो दोनों नंबर होंगे इन दोनों को प्लस करके आपसे पूछा है जो इससे डिवाइड ना हो, यानी कि इन एक्सक्लूड करना पड़ेगा इनको, लेकिन
आप ये याद रखना कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर भी है जो रिपीट डबल हो रहा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, 35 एक ऐसा नंबर है जो 5 बार जो हमने निकाला उसमें भी काउंट हो रहा है, और 35 इसमें भी काउंट हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। डबल काउंटिंग हो रही है, इस वजह से क्या है कि आपका जो 35 से डिविजिबल होने वाले नंबर है उनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो एक्सक्लूड करोगे ना, क्योंकि एक बारी में काउंट हो गए, एक बार एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। अब आपको देखना है 35 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं। 200 है जो नंबर, 35 से डिवाइड करोगे कितने पे जाता है पहली बार, ये अगर करोगे 6 पंजे 30, 3 क्या रही 6 3 18 और 3 21, 210 पहला नंबर है जो जाएगा, है ना। 210, फिर 240, और ऐसे ही लास्ट में देखोगे तो 800 जो नंबर है 35 पे कितना जाएगा, 35 दूनी 70, 100 बचा, तो यानी कि आपके पास 770 आना चाहिए जो लास्ट नंबर डिवाइड होगा, है ना। तो 770 लिख लो, ठीक है जी। अब कितने हैं, वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, कितने हैं, लास्ट टर्म 770 माइनस करोगे 210 इज इक्वल टू अपॉन करोगे कितना, 35, 35 था 30 था, हमने 30 कैलकुलेट कर दिया क्या, अरे 30 पे कैलकुलेशन कर दी हमने, हमने यहाँ पर 240 नहीं, 200 कितना आएगा, 35 ऐड करोगे तो 245, है ना। ये 770 सही है ना। नंबर वहां पे 240 गलत लिख दिया था हमने, तो 770 लास्ट टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म करोगे आप, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, तो ये किसके इक्वल आता है, n-1 के। ये सारी चीज सॉल्व एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है। 570 बचा, 560 बचेगा, 560 बचे 35 इक्वल टू n-1, 35 से कम 35 कितना बचेगा, 15, 15 और 6 21, 210 हो गया, ठीक है। 210 किस पे जाएगा, 6 पे चला जाएगा ये, तो 16 हो गया, n-1 यानी कि 17 आ गए। 17 आपको माइनस करने पड़ेंगे इन दोनों को, जब ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 और 80 कितने हो गए, 200, 207 हो गए। 207 में से 17 माइनस करोगे तो 190 आ गए नंबर, है ना। 190 नंबर आपको एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, समझ में आया। 190 नंबर आपको एक्सक्लूड करने हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं, 200 से 800 के बीच में नंबर कितने होंगे। आपको टोटल करते वक्त क्या करना है, देखो आप एक चीज बताता हूं आपको, 1 से जब 10 तक नंबर गिनते हो, ठीक है, तो जब आप इनको इंक्लूड करते हो, आप ये तो नहीं गिनते 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप एक को भी गिनते हो ना। 1 से 10 तक कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है ना। तो ऐसे ही जब इससे काउंट करोगे तो 200 से 800 के बीच में कितने नंबर है ये नहीं काउंट करने, 200 और 800 को भी इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना, यहां पर जब आप माइनस करके निकालोगे तो 600 आएगा, लेकिन आप एक ऐड करोगे क्योंकि 200 वाला नंबर आपने छोड़ दिया है, 601 आएगा आपका, ठीक है। टोटल नंबर 601 में से आप 190 माइनस कर दोगे, 601 में से आप 190 माइनस कर दोगे, सपोज करो 200 ही माइनस कर दिए तो 401 बचे, 401 में 10 बढ़ा दोगे, 411 हुआ, 411 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। समझ आया भाई, आसान क्वेश्चन नहीं है इतना जितना दिख रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एपी भी पता होना चाहिए, जल्दी से काउंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स भी लगती है लेकिन उनकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो लिमिटेशन वाली शॉर्ट ट्रिक मत लगाना, आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 16 a⁴, 36 a²b² 81 b⁴ की वैल्यू दी हुई है ये, और इसकी वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा 3ab की वैल्यू। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखना, आपको एक ही बारे में समझ में आ जाए, फिर वो वाली चीजें आपको याद भी रहेंगी। 16 a⁴ प्लस 36 a²b² प्लस 81 b⁴, इसको अगर आप स्प्लिट करते हो ना तो ये क्या बनता है, 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, और 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab। अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा है, इसकी वैल्यू आपको 91 दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको 13 दी हुई है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये मल्टीप्लाई में इसमें 13 नीचे जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू अगर 7 आ गई, इसकी 13 है, तो देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, 13 दिया हुआ है। 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab की वैल्यू आपने निकाली है 7। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, माइनस 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 करोगे, तो आपके पास क्या आएगा निकल के रिजल्ट देखो, माइनस का 12ab आएगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 7 और 6 13 ना, 6 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई -6/12, यानी कि 1/2 माइनस का। आपसे पूछा 3ab, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है इसको याद रखना है, इसको वहां सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। अगर अभी सॉल्व करके देखना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई आपको। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज a प्लस बी यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। समझ में आया क्या बोला है। एक स्क्वायर दिया हुआ है ए, उसका डायगोनल दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। बोल रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी, एक बी स्क्वायर बनाया जाएगा, उसका डायगोनल है, इस डायगोनल पे एक स्क्वायर बनाना है, मतलब बी का जो एरिया है वो ट्वाइस है एरिया ऑफ ए, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो ट्वाइस है। पहले अब देखते हैं कि इसका एरिया कितना निकलेगा, हमें ये तो पता चलेगा कि इसका एरिया कितना आ रहा है। अब देखो डायगोनल क्या होता है, √2a होता है डायगोनल। अब √2a मत लिखो, इसको x लिख लो, क्योंकि आपको a प्लस बी की टर्म्स में दिया हुआ है। √2x की वैल्यू आपको दी हुई है a प्लस बी, ठीक है। x यानी कि साइड की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये x है ना सारी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी बाय √2, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब जो b का एरिया होना था वो इसका डबल होना था, तो यानी कि b का एरिया कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, डबल कर दिया, यानी कि क्या निकल के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एरिया निकल के आ गया। एरिया निकल के आ गया तो इसकी साइड कितनी आएगी a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी, साइड आ गई। अब इसका डायगोनल निकालना है आपको, है ना। इसी डायगोनल पे तो वो स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया आपको बताना है। डायगोनल निकालोगे क्या होता है √2a, √2a कितना है a प्लस बी, a प्लस बी। अब जो है ये डायगोनल की वैल्यू आ गई, इस पे आपको एक स्क्वायर बनाना है और उसका एरिया निकालना है। अब जब ये साइड आ गई आपकी √2a प्लस बी, इस पे जो स्क्वायर बनेगा वो इसी साइड का स्क्वायर निकालोगे तो आपका एरिया आ जाएगा उस स्क्वायर का। तो जो नया फाइनल है न्यू स्क्वायर, इस साइड कितनी है √2a प्लस बी, एरिया कितना होगा √2a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है। एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में जा रहा है, पहले वाले स्क्वायर का डायगोनल दिया है, बोल रहा है दूसरा जो स्क्वायर बना हुआ है उसका एरिया डबल है इससे, उसके बाद जो उसका डायगोनल है उस पर हम स्क्वायर बना रहे हैं, उसका एरिया बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़े, ये देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपसे, आपकी वैल्यू पूछी है। कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, थीटा की जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी का मतलब 45 डिग्री रख लेते हैं, आसान पड़ेगा। 3 sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर मतलब क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, √1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 का स्क्वायर आएगा 2, क्लियर है। tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 45 यहाँ 6 पावर 6 करोगे तो भी 1 वैल्यू देगा, माइनस sec 6 थीटा, तो 45 डिग्री पे √2 वैल्यू देगा, √2 की पावर 6, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया और एक 7 हो गया, 7 माइनस ये देखो कितना होएगा, √2 को 6 टाइम्स लिखोगे इंटू √2, ये 2 मिलके क्या बना देता 2, तो अगले 2 मिलके क्या बना देगा 2, अगला 2 मिलके क्या बना देगा 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8,
7 - 8 आपका आंसर है, यानी कि -1 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। क्लियर है, समझ आया, वैल्यू पुटिंग से हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर आर इतना एंड इतना, देन द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से रेशियो निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr h + r। कर्व्ड सरफेस क्या एरिया क्या होता है? 2πr h। 2πr से 2πr कैंसिल कर दोगे। हाइट कितनी है? 12, तो 12 रख दो। रेडियस कितना है? डायमीटर दिया हुआ 28, तो रेडियस हो जाएगा 14। यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी आएगी? 12। 14 12 कितना हो गया? 26। 26/12 आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि 13/6। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फॉर्मूला याद हो गया? दोबारा लिख दूँ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr h + r। क्यों होता है ये? इसको खोल के लिखोगे, अगर 2πrh होता है प्लस 2πr² होता है। ये 2πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ये 2πr² कहाँ से आया? ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। सिलेंडर की शेप याद है ना? ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इसके 2πr² आया। ये वाला जो पोर्शन है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका 2πrh वैल्यू होता है। ठीक है, समझ आया भाई? सिलेंडर के सारे फॉर्मूले दोबारा लिख दिए, याद कर लेना, बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहाँ पर ख़त्म होती है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कैसी प्रिपरेशन चल रही है वो बताना, कितने मॉक्स में स्कोर आ रहा है। अगर मॉक करने स्टार्ट नहीं किए हैं तो मॉक करने स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे क्या कि जादू हो जाए? ऐसा नहीं होने वाला। मॉक स्टार्ट कर दो, चाहे हफ्ते में एक मॉक ही क्यों ना दो अभी। ठीक है, लेकिन जितनी प्रिपरेशन हुई है उसके हिसाब से ये पता चलने लगता है आपको कि कितना आ रहा है आपको और कितना गलत कर रहे हो। एनालिसिस हो जाएगा, वीक पॉइंट समझ में आ जाएंगे, उस पर काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, नहीं तो एंड आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है ना? तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।